बात कांग्रेस ने जो उठाई ना, ये बात तब तक औचित्य नहीं रखती मेरी दृष्टि में जब तक भारत संसदीय लोकतंत्र में कोई और व्यवस्था नहीं चुन लेता अपने लिए, तब तक इस बात का कोई औचित्य नहीं। मुझे तो आंकड़े उतने याद नहीं रहते, राव साहब को जरूर ये उनके पास दिमाग में होंगे। इस देश में आज तक संसदीय जीवन की अगर बात करें, लोकसभा के चुनावों की, कितनी बार 51% पर सरकार बनी? नहीं ना। अरे 29-29% पे तो कांग्रेस शासन कर गई देश में, लेकिन हमने तब भी उस सरकार को पवित्र माना। मेरी बहस का कुल लबो-लबाब इतना, अरे रुक जाओ भैया अमान खान, कुल लबो-लबाब इतना, जनता जिसके भी माथे रोली तिलक लगाए, जनता का हाथ पवित्र, जनता की रोली चंदन पवित्र। आपके ही माथे लगे तो पवित्र होगा, ये भाव ठीक नहीं। मैं इस भाव के खिलाफ रहता हूं। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बन जाए 10 तारीख को, मेरे लिए वो पवित्र जनादेश होगा, सिर झुकाने लायक जनादेश होगा। मेरे प्रदेश ने फैसला किया, और जो व्यवस्था अभी है वही व्यवस्था रहेगी ना। या तो भारत फिर बैठ जाए एक बार संसद में, या रेफरेंडम करा लो इस पर कि भाई नहीं हम 51% पे ही सरकार मानेंगे, तो हो जाए परिवर्तन। लेकिन जब तक नहीं होता, तब तक जो सिद्धांत भारत ने स्वीकार किया अपने लिए, और जिन लोगों ने स्वीकार किया था वो लोग भारत के सर्वकालिक मेधा के प्रतीक थे। वो लोग हम लोगों से बहुत बड़े थे। वो लोग आज की जो लीडरशिप है, क्या उसकी तुलना उस लीडरशिप से करेंगे जब उतने बड़े बड़े लोग थे? भारत की संविधान सभा का गठन देखा है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस समय की सर्वोत्तम प्रतिभा मेधा उस वक्त संविधान सभा में नहीं आई हो। आज तो मोटरसाइकिल चोरी वाला भी सदन में है, गिरे कटी वाला भी सदन में है, बलात्कार का आरोपी भी है, डकैती का आरोपी भी है। एडीआर की रिपोर्ट हर बार ये कहती है। संविधान सभा में ऐसा नहीं था। तो अगर भारत ने जो रास्ता अपने लिए तय की, जो व्यवस्था, जो प्रक्रिया तय की, उससे जो सरकार निकल कर आती है, मेरे लिए वो सरकार पवित्र होती है। उसकी अगुवाई अखिलेश यादव करे, योगी आदित्यनाथ करे, प्रियंका गांधी करे, मायावती करे, जो करे सो अच्छा। ये भाव तो होना चाहिए ना। हमारी सरकार ना आए तो हम कहेंगे वो 40% की सरकार है। अच्छा, जब आप 26-27% पे बना लिए थे तब ठीक थी, तो वो 100% की थी। ये कड़वा कड़वा थ्रू मीठा मीठा गप मत करिए ना। मुश्किल से 2-3 दफा कुल भारत की आंखों के सामने अभी लोकसभा में ऐसा अवसर आया होगा जब 50 क्रॉस किया होगा, को 3 भी ना हो 2 ही हो अवसर। उनके कारण थे। कुछ इंदिरा जी की शहादत का मसला था। 51% की तो शायद मुरारजी की सरकार भी ना हो, या हो तो 80 पास की होगी। तो नियम एक रखिए। इसलिए दोहरा तर्क, दोहरा चरित्र राजनीति में ठीक नहीं। नपना एक रखो, उसी से अपनी सरकार नापो, उसी से योगी आदित्यनाथ की सरकार नापो, और उसी से ममता बनर्जी की, और उसी से अरविंद केजरीवाल की। यह मेरा सिर्फ इस बात पर जोर, इतनी बात पर रहता है। यह है जनादेश का सम्मान की तरीका। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो मान लीजिए हमारे मन में जनादेश के लिए सम्मान नहीं है, हम मजबूरी का नाम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ना मानने का तो कोई इस विकल्प है नहीं, तो चलो फिर ठीक है मान लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। पोस्ट चुनाव के बाद का गठबंधन नहीं होना चाहिए नैतिक रूप से, ठीक है, लेकिन अभी मान्यता है ना, अभी मान्यता है ना। या तो ये तय हो जाए, भारत तय कर ले कि चुनाव बाद का गठबंधन मान्य नहीं होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर मान्य है तो लोग एक्सरसाइज करेंगे उस पावर को, उस प्रक्रिया को। भारत में केंद्र में बहुत सारी सरकारें ऐसी बनी, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस राज्यों में बनी। उत्तर प्रदेश ने 90 के दौर में वो दौर देखा है बहुत अच्छे से। इसलिए मैं कहता हूं
जो व्यवस्थाएं हैं भारत ने स्वीकार की हैं संसद के पटल पर या संविधान सभा के जरिए, संविधान के जरिए, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए ना। जब तक वो बदल नहीं जाए, जब तक वो अस्तित्व में हैं, तब तक उनका सम्मान होना चाहिए मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होते रहेंगे। इस देश के महान जनता ने, इस प्रदेश की महान जनता ने जिसको भी चुना हो उसका सम्मान होना चाहिए। एक बार मैंने किसी में कहा था, लखनऊ में एक कार्यक्रम था, मैंने कहा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पन्ना ये भी जो मुझे समझ आता है वो ये, उस वक्त अखिलेश जी मेरे साथ थे उस कार्यक्रम में, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उत्तर प्रदेश के, कि प्रदेश का चेहरा होता है, प्रदेश में एक चेहरा चुनना हो तो मुख्यमंत्री, और देश का चेहरा चुनना बताना हो किसी को तो प्रधानमंत्री। इसमें हमारी सहमति असहमति का प्रश्न नहीं, हमको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता, इससे क्या होता है। संसदीय लोकतंत्र की ये तहजीब है, यही तमीज है। मैं कभी जनादेश पर कोई संख्या नहीं देता, ठीक, जनादेश की 35 साल में कभी नहीं। बाकी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, वो करती हैं, चैनल का उनसे अनुबंध होता है, वो चला देते हैं, ठीक बात। एजेंसी जाने, उसको चलाने वाले जाने अपनी विश्वसनीयता के बारे में, उसकी जिम्मेदारी अमिताभ अग्निहोत्री की नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री की जिम्मेदारी उतनी कि अगर मैं बोलूंगा कि भाजपा इतनी सीट पर आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक। पार्टियों में प्रवक्ता बदल सकते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री तो दूसरा नहीं बदल जाएगा, जान लीजिए, है ना। मैंने बोला क्या ऐसा नहीं ना। मैं 10 तारीख को ईवीएम के ही जरिए सुनूंगा। आप लोग थेतराई कर सकते हो, मैं नहीं करता जीवन में कभी थेतराई, कि दाएं भी भाग लो बाएं भी भाग लो और मौका मिले तो गली में भी छुप जाओ, नो। अरे विज्ञापन का शोर जो है ना, ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ठीक है। कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने शासनकाल में विज्ञापन से भर नहीं दिया? कौन सा है? मैं आंकड़े दे दूंगा, आंकड़े दे दूंगा। कौन मुख्यमंत्री है जिसने ये नहीं किया कि भाई मेरे शासनकाल में हर महीने में 2-4 बार फुल पेज छपता रहे? कौन है जिसने नहीं किया? मायावती ने नहीं किया, अखिलेश यादव ने नहीं किया। किया था। यार गजब बात करते हो, गजब बात करते हो, कुछ बात सही बोलो ना। पूरी बंगाल का दिखा दिया और अखबार ने भी छाप दिया, ये देख लीजिए आप। भाई आपने विज्ञापन में, यार आप लोग बहस को दूसरी जगह ले जा रहे हो। अमिताभ बच्चन में करना नहीं चाहता, कड़वाहट आप लोग पैदा करा देते, क्योंकि आप लोगों की समझ अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि अपनी पार्टी को डिफेंड भी कैसे करें ताकि और ना फंस जाए, वो भी नहीं समझ पाते। खैर चलिए, नहीं तो झेलिए। अमिताभ बच्चन को पैसा दिया, वो कलाकार आदमी, रेट बैठ गया, उनने कहा हम कर देंगे भाई, क्योंकि यूपी में है दम, क्योंकि यहां है जुर्म कम। विज्ञापन आया था ना, और जिस अखबार के पहले पन्ने भी छपता था उसी के अंदर ये छपता था कि रामलाल मारे गए और श्यामलाल पेड़ पे लटके पाए गए, छपता था ना। तो क्या बच्चन साहब को फांसी दे दोगे? उन पर मुकदमा कर दोगे क्या? क्या अमिताभ बच्चन पे मुकदमा कर देंगे आप? अजब बात कर रहे। हो सकता है कोई सिरफिरा उठ के आ जाता, कहता हम भाजपा से आए हैं और बताओ अब ये कह रहे समाजवादी पार्टी में जुर्म यहां कम, और अंदर छपी है इसी अखबार में खबर कि रामलाल मर गए, मार डाले गए। बहन जी ने बड़ी बड़ी हाथियों की फोटो छपवाई, तो हाथी मुकदमा कर दोगे क्या? यार कायदे की बात तो करो सब लोग। कहीं भी उठाया लाठी, ये रवैया बदल दीजिए सब लोग, ठीक है ना। इससे कुछ हासिल नहीं होना। हासिल होगा जनता आपके साथ खड़ी है तभी, अन्यथा कभी हासिल नहीं होगा। ऐसे कुंठित मनोवृत्ति से यही सब बातें सब लोग आपस में करते रहना कि मीडिया ऐसी हो गई, मीडिया वजह। कौन है जो शासन में रहा
और जिसने ये नहीं चाहा कि मीडिया हमारी लिए अच्छा लिखे, अच्छा करे? कौन है? ड्रामा हर आदमी जिसको देखो वो चपत मार के भागने की कोशिश कर रहा है। मैं अधिकारियों के नाम लेके बता दूं, मैं फंड बता दूं, कितने हजार करोड़ सबने खर्च किया। और जिनसे कहना उनसे कहो, मेरे शो में मत कहो यार। एक माई का लाल कोई नेता बता दो, सारी इस पार्टियां, एक नेता बता दो जो ये कहे कि मैंने अमिताभ अग्निहोत्री को 1 किलो सोहन पापड़ी दी, बता दो। वो दूसरे लोग होंगे जिन्होंने प्लाट ले लिए है और बंगले बना लिए और गाड़ियां ले ली। मेरे अंदर साहस है आंख में आंख डाल के बात करने का, है ना? वो लोग सोचा जिन्होंने सिक्योरिटी ली, जिन्होंने ट्रांसफर कराया और पोस्टिंग कराई। अमिताभ अग्निहोत्री को इसी निर्भयता में जीता हूं। मैंने मायावती का शासन देखा, मैंने मुलायम सिंह का शासन देखा, अखिलेश यादव का देखा, योगी आदित्यनाथ का देखा, और उससे पहले वालों का, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, वीर बहादुर चंद्र, विश्वनाथ प्रताप। आप लोग मुझे समझाएंगे? ये मस्खरापन बंद कर दीजिए बिल्कुल। जहां बैठिए वहां चोर दलाल कोई दिखे उसको, उससे तू तुम्हें मैं करिए, उसके यहां जाके। बाकी ये प्रचार बंद करिए कम से कम मेरे मंच पर ना। मुझे मंजूर नहीं, माफ करिएगा, मुझे मंजूर नहीं कि ऐसा होता। अरे जहां होता वहां जाओ ना यार। आपको जिस अखबार से शिकायत है उस अखबार का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन करोगे क्या? कुएं में भांग पड़ी, सब पी रहे हो, क्या करोगे? कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा भाई साहब, माफ करना मुझको। त्रिपाठी जी, ये बड़ा उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा एक मूर्खतापूर्ण काल आ गया है। क्या किसी ने भी मुंह उठाया, कोई भी बात कह दी क्या? अरे चाचा, मीडिया क्या करेगा जब वोट नहीं मिल रहा? मीडिया वोट डलवा देगा, मीडिया वोट डलवा देगा। और क्या आप लोगों को इतनी सामान्य समझ नहीं? अरे रुक जाओ सुरेश जी, रुक जाओ, अभी पानी आनी पियो। त्रिपाठी जी, क्या इतनी सामान्य समझ नेताओं को नहीं? हर सरकार में चुनावी साल में, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 2-2.5 हजार करोड़ रुपया विज्ञापन में जाता है सरकार का, जाता है ना हर सरकार में। ठीक, नरेंद्र के समय में महंगाई कम थी, रेट कम थे तो कम जाता था, ठीक, लेकिन जाता है, राइट। फिर सरकारें लौट के क्यों नहीं आती? अगर विज्ञापन से ही सरकारें लौट के आती होती तो क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? जिस सरकार को हटाकर भाजपा आई थी उसने चुनावी वर्ष में 2600 करोड़ रुपया ऐड दिया था। क्यों हार गई? कभी चिंतन नहीं करते हो क्यों हार गई? अगर टीवी अखबार के ऐड से ही सब होता तो क्यों हार गई त्रिपाठी जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। विज्ञापन से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है अपनी नीतियों से, जनता के बीच जाके अपने मुद्दों पे जो हम बातचीत करते हैं और जनता जो हमें भरोसा हम पर जाहिर करती है वो वोट में तब्दील होता है कि किस पार्टी को जनता चाहती है कि उसको नेतृत्व सौंपा जाए, जनता उसको जनमत देती है। विज्ञापन एक अलग प्रक्रिया है और जनता के बीच वोट लेने की एक अलग प्रक्रिया है, और अपना अभियान चलाती है सभी पार्टियां। लोकतंत्र का यही खूबसूरत पक्ष होता है। लोकतंत्र जिसकी हम इतनी सराहना करते हैं उसका यही सबसे खूबसूरत पक्ष है कि जनता जिसको चाहेगी उसको मत देगी, और जिसको बहुमत देगी वो सत्ता पे बैठेगा और वो सत्ता चलाएगा, नेतृत्व करेगा। 5 साल बाद फिर दोबारा मौका आएगा, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा उसके पास पैसा होगा, वही विज्ञापन देगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस एग्जिट पोल पे आज हम बात कर रहे हैं, आपकी बात मान के कि ये मान लीजिए सही भी है, बात हमारी इस पे होनी चाहिए कि आगे हमें राजनीति कैसे करनी है, राजनीति के लिए क्या सोचना है और हमारी आगे की दिशा क्या होगी। आज एग्जिट पोल के आधार पर भी हम अपने कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी उसमें लगी हुई है, और 10 मार्च को हम परिणाम सुनने के बाद जो वास्तविक परिणाम आएंगे उनको भी सिर माथे लगाकर उसके बाद अपने अगले अभियान भी शुरू हो जाएंगे। और यही एक प्रक्रिया लोकतंत्र की। ठीक बात। इस चरण को मैं समाप्त करूं उससे पहले एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लूं, फिर कुछ बात कहूंगा, फिर इस चरण को समाप्त करूंगा। 20 सेकंड में लौट रहा हूं।
2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग पीटीएम डिपॉजिट है सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग पीटीएम डिपॉजिट है सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। एक बात मैं कहूं, इस सत्र को समाप्त करने से पहले, दूसरे सत्र में जाऊं उससे पहले, अमन अभी नहीं, 10 सेकंड। सारे राजनीतिक दलों को ये समझ लेना चाहिए, जब वो सरकार में रहे तो हर सरकार के पास एक विभाग होता है इसी काम का, उसमें बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं। मायावती के समय में जो थे वही अखिलेश जी के समय में रहे, और वो योगी जी के समय में भी आगे बाद में, समझ गए ना। तो वो छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, वो चलती हैं चैनलों पर। बहन जी की भी चलती थी, अखिलेश जी की भी चलती थी, योगी जी की भी चलती थी, कि सबसे ज्यादा विकास यही हो गया और धरती पर स्वर्ग उतर आया। फिर भी सरकारें जाती हैं, नहीं जाती, जाती है ना, तो क्यों इतना चिढ़ते हो? अरे भाई, जब आपका शादी की लगन थी तो आपने मोहरा बांधा घर सर पे। कभी बारात में चलने की भी आदत डाल लो कि हर वक्त घोड़े मोर सिर पे रखोगे। भाई, जब मायावती जी सरकार में थी तो उनकी फोटो छपती थी, अखिलेश जी थे तो उनका विज्ञापन छपता था, योगी जी हैं तो उनका छपेगा। इसमें क्यों चिढ़ते क्यों सब लोग? अव्वल मैं तो कहता हूं विज्ञापन ही बंद करो, ये काम ही खराब। वो भी आप लोग नहीं करोगे क्योंकि अपनी फोटो नहीं देखो तो राजनीति काहे की? अगर ससुराल तक में फोटो नहीं जाए, होर्डिंग नहीं लगे, तो काहे की राजनीति? तो फोटो भी तो छपानी है ना। और फिर ये भी बोलना कि देखिए मीडिया तो आजकल क्या कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वही कर रही हैं मीडिया में जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और नीतीश बाबू बिहार में कर रहे हैं, और अमरिंदर पंजाब में कर रहे थे और अब चन्नी कर रहे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे। कोई अलग बात कर रहा है क्या? इसलिए ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि मीडिया वोट दिलाने में सक्षम होता है। इनकी फोटो ज्यादा चल गई इसलिए हमारी सीटें कुल 4 आई 400 में। नहीं जी, बसपा जब सरकार में आई थी उससे पहले तो बसपा का विज्ञापन क्या कोई ज्ञापन ही नहीं था क्या? क्योंकि बसपा के पास इनकमिंग है, आउटगोइंग थी नहीं। मायावती जी की कार्यशैली में इनकमिंग थी, आउटगोइंग का वो उन्होंने बटन ही नहीं रखा था। सरकार में आ गए ना, और जब आउटगोइंग की तो सरकार से चले गए। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई बात, फिर भी दुबले हुए जा रहे इस चिंता में कि अमिताभ जी ने योगी जी की 2 फोटो ज्यादा दिखाई और हमारी 2 कम दिखाई। इससे सरकारें बनती हैं क्या दोस्त? नहीं। इस लोकतंत्र में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन ओपी सिंह जी मालूम सबसे अच्छी बात क्या है? भारत का सामान्य व्यक्ति, वो शैक्षिक योग्यता उसके पास कम हो सकती है, लेकिन उसके पास सरकार चुनने की सलाहियत, विवेक है। इसी देश ने इंदिरा गांधी को हराया था इमरजेंसी की बात, तब देश में साक्षरता भी नहीं थी इतनी, लेकिन लोगों ने मंजूर नहीं किया।
वो अंग्रेजी में नहीं जानते थे सिविल लिबर्टी राइट्स क्या होते हैं, लेकिन उनको ये पता था कि इमरजेंसी गलत है, तो इसके लिए दंडित होना चाहिए इंदिरा गांधी को। आप लोग जनता को इतना हल्का आंक लेते हो, कहते नहीं वो सुलगती चट्टान में जो खबर छप गई थी उसी के चलते ये पार्टी सरकार में आ गई, और धधकती बारूद ने मेरा फोटो नहीं छापा, और आन मिलो सजना गुलाबी रातें काले दिन में हमारा फोटो नहीं छपा, उनसे सरकार बनेगी? ये 10-12-15 करोड़ लोगों के विवेक से सरकार बनेगी? यार ये भ्रम निकालो आप लोग भी बहस का पूरा वही खराब कर देते हो कभी कभी। अच्छा, नेताओं ने, पार्टी के आइडियोलॉग्स ने एक गोली पकड़ा दी, अरे भाई वो पेट दर्द की गोली थी, आप हर दर्द में वही खाओगे क्या? कि बहस कोई हो रही है, बोले ना मीडिया ने ऐसा कर दिया। मीडिया के बारे में इतना गलत फहमी मत पालो कि मीडिया इतना पराक्रमी है। मैं खुद मीडिया वाला हूं, फिर कह रहा हूं ना, क्योंकि जिनको आप ये कहते हो कि वो गोदी हैं, कंधे हैं, कौन मीडिया है? मान लें हम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पास गोदी होगी, ठीक, राजस्थान में गहलोत साहब के पास, दिल्ली में भाजपा के पास, मान लिया, ठीक ना? तो क्या ये सरकारें कभी नहीं जाएंगी? जब ये जाएंगी तब क्या कहेंगे, तब क्या बोलेंगे? बड़ा सवाल है त्रिपाठी जी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को सोचना चाहिए और उनको पब्लिक डिस्कोर्स का स्तर बढ़ा के रखना चाहिए, है ना? ये छोटी बातें ठीक शोभा नहीं पाती कि किसी ने कोई बात कही तो बोले नहीं ये तो गोदी मीडिया है ना। क्या होता गोदी मीडिया? व्हाट? छत्तीसगढ़ में एक किसी पत्रकार ने कोई व्यंग्य लिखा, उस व्यंग्य पे उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अंतर कहां है? इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं। ये तर्क यहाँ एप्लीकेबल नहीं। आप पूर्व, अरे भाई जब मतगणना कल है और उससे 2 दिन पहले ईवीएम का मूवमेंट होगा तब सवाल भी तभी उठेगा। पहले चरण की वोटिंग में कैसे सवाल उठ जाएगा? इसलिए तर्क ठीक नहीं। अरे रुकिए भाई विकासी, मेरा कहना सिर्फ इतना, लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में ये सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो और वोटर को लगे भी कि हां निष्पक्षता है। यह आपकी गुण नहीं कि आपके गले में स्वाद आए बाकी कोई नहीं जान पाए। वोटर को भी लगना चाहिए निष्पक्ष ही, जो उसने फैसला किया उसी पर नतीजा घोषित हुआ। और मैं चुनाव आयोग से भी मांग करूंगा, ऐसे अधिकारी जिन जिन के मातहती वाले इलाकों में ऐसे काम हुए, वो असली है ईवीएम नकली है उससे भी मतलब नहीं, जिन्होंने जन विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश की उसमें संलिप्तता है, उन सब अधिकारियों को सेवा मुक्त करे शासन। चुनाव आयोग शासन को आदेशित करे कि इन सबको नौकरी से बाहर करो, एनएसए लगाओ, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करो। उसके बाद कोई माई का लाल ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो। अजब तमाशा है, हमारे वोट से फैसला होना चाहिए कि जो टोपी लगाए घूम रहा है पुलिस वाला उसकी मर्जी से होगा, ये कलेक्टर और कप्तान की मर्जी से होगा? नहीं। मैं मांग करूंगा, असली है नकली है यह भी मसला नहीं, आपने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, आपने जनविश्वास को शेकिन करने की कोशिश की, इतना ही अपराध बहुत है। चुनाव आयोग को आदेशित करना चाहिए सरकार को कि इन सबको डिबार करे, सेवा से मुक्त करे, ये लोग सेवा में रहने के लायक नहीं, और इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो। एक बार कड़ा दिल करना पड़ेगा, चाहे किसी की सिफारिश से कोई कहीं लगाओ, और अगर नहीं करोगे तो हर चुनाव में ये रट्टा रहेगा, हर चुनाव में ये रहेगा मामला। कहीं कोई गड्डी, पहले हम देखते थे वो बकसिया लेके लोग भाग जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ के मोहर मारते थे, हमने तो वो चुनाव देखा। अब वो नहीं है तो ईवीएम को हवा खिलाने ले जाओगे कि धूप दिखा रहे हो रात में? फिर ये पर्ची कैसे बाहर आ गई? ये पर्ची कोई
बैंक में स्लिप है क्या चेक जमा करने की साथ मिल गई? अब इनको लड़के दिखाते घूम रहे हैं। ये मसला भाजपा और सपा और कांग्रेस का नहीं, ये भारत के सम्मान का मसला है मित्र। मेरी चिंता है भारत के सम्मान की। 4 सीट भाजपा की कम आ जाएंगी तो कौन सा आसमान टूट जाएगा, और 4 सपा कम आ जाएंगी तो कौन सा गंगा दक्षिण वाहिनी की हो जाएगी। और कोई जीते कोई हारे, कोई आफत आ रही है। लेकिन यह दृश्य नहीं होना चाहिए कि कोई ये सवाल उठा दे कि चुनाव में गड़बड़ है। सोचिए, लाखों लोगों ने मेहनत की है तब यह चुनाव संपन्न हुआ है, और करोड़ों लोगों ने वोट डाला है। उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और लगना भी चाहिए निष्पक्ष। मैं फिर आखिरी में इस बात को दोहराऊंगा, सारे दलों को इस बात के साथ खड़ा होना चाहिए। इवन भाजपा से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, उनको पहल करनी चाहिए और कहना चाहिए चुनाव आयोग से कि ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। भाजपा को यह मांग करनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? मुख्यमंत्री जी को आयोग से कहना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को सेवाच्युत करिए, जेल भेजिए। यह हो जाएगा तो मुझे लगता है जनता को भरोसा हो जाएगा कि हां, अब मामला ठीक है। और उसके बाद किसी की सरकार रहे, उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल किसी चुनाव में ऐसी हिमाकत दोबारा नहीं करेगा। नावश्यक को फिर नहीं करेगा ना कोई। अगर 10-5 अधिकारी जेल चले जाए, एनएसए लग जाए कलेक्टर कप्तान के रेंज के लोगों पे, तो कोई किसी के कहने से दाएं बाएं नहीं करेगा। इसलिए यह जरूरी है, एक बार तो बड़ी लकीर खींचनी ही चाहिए जनतंत्र में। मुझसे किसी गांव के व्यक्ति ने कहा, जो बहुत शिक्षित नहीं, मैंने तमाम सवाल रखे कि ये समस्या है वो समस्या, जो पत्रकार का एक अपना होता है। उन्होंने कहा कि सारी बात ठीक है, लेकिन पेट तो सबका है, सबके पास है ना भैया। कोरोना में अनाज नहीं मिलता तो भूखों मर जाते। इसके बाद सारी पॉलिटिकल बहसी खत्म हो जाती है। दक्षिणवाद, अध्यात्म, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, फलानावाद, कांग्रेसवाद, जनतावाद, कुछ नहीं रहता। रोटी का वाद सबसे बड़ा। विपक्ष इसका कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाया। अखिलेश यादव ने ये कहा जरूर बाद में कि हमें जिताओ, हम वो देंगे, 5 साल राशन देंगे और 1 किलो देसी घी भी हर महीने देंगे और डालडा भी देंगे और तेल भी देंगे। लेकिन वो बात जमी नहीं, वो वादा है और ये मिल रहा था। एक दूसरी एक बात और कहते हैं जो मुझे लगता है, योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत कर्मठता भी बड़ा लाभांश देके गई है बीजेपी को। मैंने बात सुबह कही थी कि कोरोना की लहरों के बीच में जब सड़क पर मृत्यु बह रही थी, ना राजा निकल रहा था, ना रंक निकल रहा था, ना अमीर निकल रहा था, ना गरीब निकल रहा था, साए साए हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2 साल नहीं निकले घर से, बोले ना कोरोना है। शिवराज जी नहीं निकले, कोई नहीं निकला, केवल भाजपा विपक्ष के नहीं, भाजपा वाले भी नहीं निकले। केंद्र के मंत्री नहीं निकले डर के मारे। लेकिन वो तहमत बांध के और गमछा डाल के अंगोछा, योगी आदित्यनाथ जिस दिन नॉन कोविड रिजल्ट आया उनकी रिपोर्ट का, सब डॉक्टर मना किए, सब साथी संगी मना किए पार्टी में कि रिस्क हो जाएगी। 75 जिले और उसमें भी हर जिले में जिद ये कि कोविड हॉस्पिटल जाऊंगा। जहां उस वक्त बाप भर्ती हो तो लड़का नहीं जाता था देखने। क्या ये झूठ बात है? क्या ये मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा हूं इसलिए कि वो मुख्यमंत्री इसलिए खुश हो जाए? नहीं, ये झूठ है तो बताइए ना। मैंने विपक्ष के कुछ नेताओं से उस वक्त कहा कि आपको निकलना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी सलाह दे रहे हो, मरवा दोगे हमको। ना जी ना, राजनीति बाद में कर लेंगे।
क्या 18 घंटे 20 घंटे 365 दिन। और मैं तो उतनी बातें बोलता हूं जितनी मैं खुद देखता हूं या मेरे अनुभव से गुजरती हैं। चंद्रेश जी अभी नहीं आ पाएंगे। मैंने उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ बैठे एक बार, 17 के दौर के समापन का समय था, नावेद जी। तो चर्चा हुई भाई क्या हुआ कैसे हुआ सब इस पर। मैंने उनको एक सलाह दी। मैंने कहा ये काम करो, 7 दिन तो आप नहीं झेल पाओगे हैं, शनिवार इतवार गेट खुला छोड़ दो क्या, और धूप में मूड़ा डाल के बैठो और इधर चाय बनने दो और बिस्कुट, जो मिलना चाहे वो मिल ले। क्या ऐसा हुआ? नहीं नहीं ऐसा हुआ नहीं। क्यों? ऐसा हो जाता तो कोई मुश्किल थी क्या? और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों का कांशीराम जी से साबका पड़ा, मुझे पता नहीं। मेरा बड़ा साबका पड़ा एक पत्रकार के नाते। आर.के. मिश्रा जी, नावेद शिकू जी, बसपा इसीलिए ऐसी बड़ी पार्टी नहीं हो गई। कांशीराम से मिलने में किसी को समस्या नहीं होती थी। पार्टी के रकाबगंज वाले ऑफिस में दिल्ली में खुले में बैठते थे, सीधे आओ मिलो जाओ। क्या चाय बन रही है तो आप भी पी लो, किसी के लिए अतिरिक्त कप नहीं आता था, कांच के गिलास में चाय और ग्लूकोज का बिस्किट, बस। लेकिन मिलने की समस्या नहीं थी कांशीराम से। क्या बहन जी ने उस सिद्धांत को फॉलो किया? क्या मुलायम सिंह जी से मिलना जितना सहज था, क्या उनके सक्सेसर से उतना मिलना सहज है? इंदिरा गांधी से मिलना जितना सरल था, क्या राहुल जी से मिलना उतना सरल है? नहीं। उन्हीं की पार्टी के लोग बताते कि नहीं है सरल। कुछ लोग छोड़ के चले गए, बोले हम गए वो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे, हमसे बोले नहीं। जो ये बोले थे वो आज असम के मुख्यमंत्री हैं। आपने अपने इतने बड़े नेता के बजाय कुत्ते को तरजीह दी, उसको बिस्कुट खिलाते रहे। और हमारे उस दौर में फरुखाबाद के छोटे कांग्रेस के नेता लौट के आते थे दिल्ली से तो कहते थे इंदिरा जी से मिल आए। आज संभव नहीं है। 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक और 7 बार के मंत्री धक्के खाते घूम रहे। बोले भाई साहब कोई जुगाड़ हो तो राहुल जी से मिलवा दो। क्या? तो केवल लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उससे काम नहीं चलेगा। अरे कहां लड़ेंगे भैया? कोई लाठी चलाएंगे? चरण सिंह इसलिए बड़े नेता थे कि चरण सिंह से मिलना सरल था, और जब और बड़े नेता हो गए तो थोड़े गुस्सैल हो गए थे। क्या? माला गलत पहनाओ, टोपी हिल जाए तो थप्पड़ देते थे। क्या? लेकिन मिलते तब भी थे। मिलने में कोताही कभी नहीं रखी। विपक्ष को, नेताओं को सोचना चिंतन करना चाहिए, क्या उनके दरवाजे खुले हैं किसी के लिए? क्या उनसे मिलने के लिए सोर्स नहीं ढूंढा जा रहा है बाजार में? क्या उनसे मिलवाने के नाम पर एक तंत्र विकसित नहीं हो गया? कैसे काम चलेगा? कभी खुले मैदान में कुर्सी डाल के क्यों नहीं बैठते? हर चुनाव के बाद यही स्यापा होता है, यही मरसिया पढ़ा जाता है, गरुड़ पुराण। हर चुनाव में हार के बाद यही गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। क्यों नहीं बैठते? अमिताभ अग्निहोत्री का मन हो तो मिल आए राहुल गांधी से, चंद्रेश का मन हो तो मिल आए। बोले हर शनिवार बैठते हैं, हर इतवार बैठते हैं, मिल आएंगे। क्या? समित मलिक का मन हो तो ये भी मिल आए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप देवदूत हैं, आसमान से उतरे हैं, क्या हैं आप? अरे जनता अपना आशीर्वाद हटा ले तो कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ध्वस्तीभूत हो जाता है। फिर वो कमाया खाया ही बस काम आता है कि उससे पिज्जा मंगाइए और खाइए, बाकी कोई फिर नहीं होता। जलवा खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी तो जो आ गई वो रहेगी, लेकिन जलवा नहीं रहेगा। और
बीजेपी की जीत के पीछे एक कारण मैं ये भी देखता हूं, लोगों को ये लगा कि सुरक्षा के फ्रंट पर, ठीक है, उसमें बीजेपी ने कुछ और भी फ्लेवर मिलाए सुरक्षा के फ्रंट पर, वो भी पता है, लेकिन सुरक्षा का जो मसला था, समाजवादी पार्टी को उस मसले पर जितना प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ वचन देना था प्रदेश को, वो नहीं दिया। ये बात जमीन तक थी कि भाई समाजवादी पार्टी वाले आ जाएंगे तो ऐसा होगा, इसका खंडन होना चाहिए था फिर। और बड़ी बात यह है कि आपके बारे में ऐसी धारणा बनी क्यों। और एक नई बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। नावेद भाई, अब मुझे लग रहा है जनता उतनी पढ़ी लिखी हो गई, कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का भी कमाल है, वो हिपोक्रेसी से चिढ़ने लगी है। हालांकि थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी तो राजनीति में रहेगी, लेकिन ज्यादा नहीं चलती। थोड़ा उसका उदाहरण दे रहा हूं, है ना। जैसे हो वैसे दिखने की कोशिश तो करो। जैसे योगी आदित्यनाथ से पूछा गया अभी 10 दिन पहले एक बड़ा हार्ड हिटिंग सवाल, आपके मुसलमानों से रिश्ते कैसे हैं? क्या उन्होंने पौज नहीं लिया, सिर नहीं खुजलाया, गमछा ठीक नहीं किया? क्या ये नहीं कहा? एक ऐसा सवाल। बोले जैसे मुसलमानों के मेरे से रिश्ते हैं वैसे मेरे उनसे रिश्ते हैं। क्या वैचारिक स्पष्टता है? सहमत असहमत होने वाले वर्ग में कोई दुविधा तो नहीं होगी ना। मंदिर गए तो मंदिर सी बात कही, मजार गए तो मजार सी बात कही, और तीसरी जगह गए तीसरी बात कह दी, वहां समस्या पैदा हो रही है। क्या आप बताइए, प्रियंका गांधी ने इतने संस्कृत के श्लोक याद किए, एक मास्टर रखा संस्कृत सिखाने वाला चुनाव के चक्कर में, क्या उनकी संस्कृत क्यों नहीं चली? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, प्रियंका जी ने कहा शिवरात्रि के दिन, कहा था ना, 3 दिन में याद किया, बोली वोट तो नहीं बढ़ा। क्यों? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस पर वोट बढ़ा था, बोला आपने, लेकिन वोट नहीं बढ़ा। इनके मंत्र जाप से वोट बढ़ जाता है, आपके मंत्र जाप से क्यों नहीं बढ़ता? ये नहीं सोचा कभी? कोई तो कारण होगा ना मलिक साहब। मंत्र एक ही है, आप बोले तो कुछ नहीं हुआ, ये दूसरा बोल दिया तो उसके पीछे मोहल्ला चल दिया, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। मंत्र तो एक ही है। जिस दिन विपक्षी ये समझ जाएंगे कि मेरे मंत्र बोलने से जुम्बिश क्यों नहीं हो रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, और इनके बोलने से क्यों आ रहा, उस दिन मामला ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी इस बात से सारे लोग दिल से सहमत होंगे। इनका गुड़ मीठा और मेरा गुड़ कड़वा, ऐसे कैसे चलेगा भैया? इसका मतलब मैंने गुड़ बनाने में कहीं मिलावट की है, उसमें धतूरा मिलाया है, वरना गन्ना कड़वा तो नहीं हो सकता। वही मंत्र जाप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, बताइए महामृत्युंजय मंत्र, वो भी रिजल्ट नहीं दिया। ममता बनर्जी को भी रिजल्ट आ गया जब उन्होंने कहा जयंती मंगला कौली भद्र कौली कपाला नहीं, बंगाल में, तो भाजपा को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? लोगों को लगा नहीं दीदी ठीक कह रही, मंत्र में ठीक कह रही। क्या मंत्र के साथ आप एकाकार होना चाहिए, एकाकार। कुरान की आयत पढ़ें तो उसके साथ एकाकार दिखने चाहिए, मंत्र पढ़ें तो उसके साथ। इस सिनेमा का गाना है क्या कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, ऐसे पढ़ेंगे मंत्र? नहीं ना। एक आखिरी बात कहूंगा सारे मित्रों के लिए, उपयोगी लगे तो मान लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग तो मालिक हो ही, राजा लोग हो।
शब्द ब्रह्म है मिश्रा जी, नवेद भाई, शब्द ब्रह्म है, भारत का आध्यात्मिक दर्शन कहता है, लेकिन वो ब्रह्म तभी है, ये मेरा संशोधन है, वो ब्रह्म तभी है जब जो कंठ है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है शब्द को, उसके पास तप की साधना हो। लोग किस्सा बताते हैं कि बाबा जी थे जिसके एक थप्पड़ मार देते थे उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी, पीठ पे मुक्का मार देते थे तो टॉप कर जाता था, गाली दे देते थे तो टॉप कर जाता था, मंत्र दे देते थे तो टॉप कर जाता था। क्या इसका मतलब हुआ? उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया। गांधी ने जब कहा इस देश में डू और अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो गांधी जी के भजन जानते हैं मलिक साहब? आप तो स्वस्थ आदमी हैं क्या? 42 किलो कहो पश्चिम में नहीं आ गए ना, पश्चिम में जाट लोग, हमारे मित्र लोग कहते हैं कि बाबा किसी का सहारा लेकर खड़े होने गिर पड़ोगे, अंग्रेजों से क्या छुड़वाओगे भारत। लेकिन लोगों ने भरोसा किया ना, क्योंकि उनका चरित्र उसके से मैच कर रहा था। और जयप्रकाश जी ने जब कहा 77 में कि डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, तब उनका वजन भी 40-45 किलो ही था। क्या अपने पैरों से खड़े नहीं हो पा रहे थे? उसके लिए कोई धारा सिंह नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने सोचा कि हमने तिलक लगाया, हमने पटका डाला, हमने भभूत लगाई माथे पर, लेकिन रिजल्ट नहीं आया? भभूत भभूत की तरह परिणाम तभी देगी जब उसके साथ एकाकार हो जाएंगे, अन्यथा भभूत और पाउडर में फिर कोई अंतर नहीं। कई विपक्षी दल के मेरे मित्र कहते हैं कि ये यार ये जो काम ये करते इनको उसमें रिजल्ट मिल जाता, हम करते तो उल्टा पड़ जाता। तो हमने कहा सोचिए, ये चिंतन की बात है। और ये तो ध्यान ही रखिएगा, वोट आग्रह की विषय वस्तु है। जिन्होंने वोट मांगा नहीं घर जाकर, उनको अगर वोट नहीं मिला तो गिला किस बात का? एक तो मसला ये कि जब मोदी जी का इमरजेंस हुआ ना राष्ट्रीय पटल पर, उस वक्त जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे वो तो है ही, वैक्यूम था देश के राजनीतिक वातावरण में। उनकी ये बात ठीक है। भ्रष्टाचार का मसला भी बहुत हो रहा था, आरोप बहुत लग रहे थे। मनमोहन सिंह जी भले आदमी थे, लेकिन फिर भी वो इतने सरल थे कि उनके नियंत्रण से चीजें बाहर थी। लेकिन एक चीज और भी थी बड़ी, जितनी अस्त व्यस्तता उस समय की सरकार में थी, कांग्रेस में थी, उससे 2-4 डिग्री कम अस्त व्यस्तता भाजपा के आंगन में भी थी। ए.के. मिश्रा उस वक्त केंद्र में सब कुछ थका थका सा था, डूबा डूबा ग्लूमीनेस थी, ग्लूमीनेस। आडवाणी जी के नेतृत्व में एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भाजपा पराजित हो गई थी बुरी तरह से। आडवाणी जी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अब विश्राम का काल है। बहुत मशक्कत का काल था, लग रहा था पार्टी बट जाएगी, कुछ इधर रहेंगे कुछ उधर रहेंगे, क्या होगा, संघ की भूमिका अलग, वो उस बहस में नहीं जाना चाहता। इस बार अंतर एक बुनियादी ये है, ये बात थोड़ी ज्यादा गंभीर होगी, कि इस बार केंद्र पर भी भाजपा है, केंद्र के आसन पर भी, और भाजपा अपने आंगन में भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत है और बहुत सक्रिय है। इसलिए परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी, क्योंकि दोनों स्थितियां अलग हैं। और जब मैं योगी आदित्यनाथ को देखता हूं, और उससे पहले अगर नरेंद्र मोदी को देखें, तो इन दोनों का इमरजेंस क्यों हुआ? कुछ अपना प्रारब्ध होता है, कुछ पूर्व जन्म के फल होते हैं, वो तमाम चीजें मान लीजिए। लेकिन हम ये तो माने, हम इनका इमरजेंस पर दिमाग लगाने के बजाय अगर इस ओर जरा एक बार देख लें कि बाकी का पतन क्यों हुआ, तो इनका इमरजेंस जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 365 दिन सक्रिय रहते हैं, 18 से 20 घंटे।
कभी कभी 20 घंटे से भी ज्यादा। छुट्टी मनाने कहीं नहीं जाते कि नहीं अब कोई कुछ न कोई नहीं आना, कोई डिस्टर्ब न करना, अब 15 दिन थोड़ा रिजुवनेट होंगे। नहीं, रिजुवनेशन का मामला नहीं। कोई परिस्थिति हो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। पार्ट टाइम कोई काम ही नहीं करते, मानसिकता ही नहीं पार्ट टाइम वाली। मिला के देख लीजिए दोनों क्या। और इनको जिनसे लड़ना है वो इसी बीमारी के मरीज हैं सब, एक बिना नाम लिए सब पर निगाह दौड़ा लेना क्या। गौतम राणे जी जिनकी उल्लेख बार बार करते हैं वो तो गजब मूर्ति हैं। वो तो 5 साल में 3 महीने वाला टाइम टेबल रखती हैं और चौपर से चौपर तक, बाकी नहीं, सड़क पे नहीं, कुछ नहीं क्या। आप मुझे बताइए, वो कोविड में राजा डरा, रंक डरा, संपन्न डरा, विपन्न डरा, साधु डरा, अपराधी डरा, सब दुब के बैठे थे। न दिल्ली से कोई निकल रहा था, न किसी राज्य की राजधानी से कोई सरकार चलाने वाला निकल रहा था। जिसके पास भी चवन्नी जेब में थी वो घर से नहीं निकला कि भैया घर ही रहो, रोटी की समस्या नहीं, घर रहो, मर जाएंगे तो कौन पूछेगा, रहेंगे तो ना राजनीति करेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री तो 2 साल नहीं निकले घर से, 2 साल, बोले ऑनलाइन चलाएंगे सब कुछ। मिश्रा जी, यादव जी, राणे जी, केवल ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जब योगी आदित्यनाथ को कोविड हुआ और उसके बाद ये ठीक हुए और 15वें दिन इन्होंने अपना फेटा कस लिया, बोले मैं पूरे प्रदेश भर में जाऊंगा हर कोविड अस्पताल में, तो इनके शुभचिंतकों ने तो मना किया क्या। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि ऐसा मत करिए, जीवन का खतरा हो जाएगा क्या। गए ना। वो साहस आपको बड़ा बनाता है, वो साहस आपको बड़ा बनाता है। यूं ही आप बड़े नहीं हो सकते, न किसी की कृपा से कोई बड़ा होता है। अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से आदमी बड़ा होता है। आप बता दीजिए, एक भी जिला नहीं छोड़ा और हर जिले में कोविड अस्पताल में। ये नहीं कि चलो दूसरे में हुआ है भैया, जहां कोविड का अस्पताल का मतलब तो आदमी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस से नहीं निकल रहा था। जिनके बाप भर्ती थे उनके लड़के नहीं गए अस्पताल देखने। आदमी मर गया तो लाश नहीं ली लड़कों ने, पैक होके लाश शासन ने डिस्पोज ऑफ की। वो उस माहौल की बात मैं कर रहा हूं जब मौत का अंधड़ था, मौत का अंधड़, तब योगी सड़क पर थे। और अगर वो सड़क पर नहीं होते तो कोई उनके में निगेटिव अप्रोच नहीं माना जाता। पूरे देश में कोई सड़क पर नहीं था, वाई योगी। ऐसा भी नहीं था कि नहीं होते तो नुकसान हो जाता ना। और योगी जी की सरकार के तमाम मंत्री भी नहीं निकले, ये भी बात सही है, वो भी डर के मारे रहे। एक बड़े मंत्री हैं, मैं उनके पोस्ट का खुलासा नहीं करूंगा, जानेंगे। उन्होंने अपने घर में माली, ड्राइवर सबकी छुट्टी कर दी थी। क्या खुद ही पानी लगाते थे। बोले भैया कोविड बहुत फैल रहा ना, एंट्री बंद कर दी मैंने सबकी। क्या ये आपको करना पड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ समस्या क्या है, यही ना, वो मुगले आजम अंदाज में राजनीति करना चाहते हैं। आज के भारत में मुगले आजम अंदाज में राजनीति नहीं हो सकती। हम सुनते हैं एक किस्सा, यादव जी एक किस्सा सुनते हैं कि जी बहादुर शाह जफर या कौन मोहम्मद शाह रंगीले के ऊपर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया रेड फोर्ट पर और उनको पकड़ने को जी, तो उनके दरबान ने आके कहा कि हुजूर भागो, आप भी सब भाग गए, ए बेगम सब अकरी बकरी लेके। तो बोले भागू तो भागने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जूती पहनाने वाला नहीं आया अभी तक। जूती भी रखी है लेकिन पहनाने वाला तो आए। वो राजनीति नहीं चलती ना, वो वक्त बीत गया। मायावती जी का क्षरण क्यों है उनकी पार्टी का, इसीलिए ना।
आप मनसा देवी नहीं है ना ज्वाला देवी है, ना वैष्णो देवी है कि आपसे आशीर्वाद लेने आदमी जाएगा। आप संघर्ष में नहीं, शोक में नहीं, हर्ष में नहीं, जनता के साथ कहीं तादात्म्य में नहीं, आपको क्यों लोग चुनेंगे? क्यों चुने? लोगों से कनेक्टिविटी से बेहतर राजनीति का कोई रास्ता नहीं। और जो आदमी से कट गया वो कभी बड़ा राजनेता हो नहीं सकता, और बाप भैया के चलते हो जाए तो टिक नहीं सकता। मेरी बात लिख लो, टिक भी नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव कहते थे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा बातचीत में कि अग्निहोत्री जी, मैं मानता हूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश भर चलाना है तो कम से कम 1000-2000 आदमी से रोज मिलना चाहिए। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? खुले में बैठना तो मंजूर करिए, पांव पर चलना तो मंजूर करिए। यह फर्क है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे याद आती, जब मैं योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन करता हूं, बात थोड़ी कड़वी हो जाएगी, लेकिन उसने बहुत बड़ा चुनाव में फर्क डाला है, इसलिए जरूर कहूंगा। कवाल कांड मालूम क्यों हुआ था मिश्रा जी? उसमें बाकी तो बात की कहानियां बहुत विभत्स हैं, लेकिन बेसिकली कवाल कांड इसलिए हुआ कि जो वहां थानेदार था, क्या वो बहुत चिरकुट और मूर्ख किस्म का थानेदार था। क्या उसने कहा कि भाई आपकी लड़की छेड़ी गई, हमें पता है, सब बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने छेड़ी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ऊपर का आदेश है। क्या उसके बाद की घटना सबको पता है, 6 महीने पश्चिम जला। क्या हम यहां बैठ के नहीं जान सकते, लेकिन जो लोग कैराना में रहते हैं उनसे पूछिए कि कैराना बदला कि नहीं बदला, मुजफ्फरनगर बदला कि नहीं बदला। रिपोर्ट लिखाने में कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि उस वर्ग के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी, चाहे कुछ कर ले, नहीं ना। इसलिए जो सुरक्षा का मुद्दा है, ये सिर चढ़ के बोला है। ये बुलडोजर वाला मामला थोड़ा हास्य बोध है इसमें, बाबा बुलडोजर वाले, लेकिन बुलडोजर लोगों को क्यों समझ में आया? ये शासन के इकबाल का मसला। और मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात कहूंगा, शायद पुराने लोगों को सबको याद होगा, कल्याण सिंह कठोर प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश ने उनको खूब प्यार दिया, और इस गुण पर रीझे, मंदिर आंदोलन अलग चीज है, इस पर भी रीझे। मायावती के कठोर शासक के रूप में मान्यता उनको मिली, बाद में उनकी स्थितियां अलग हो गई, वो अलग विषय, लेकिन मिली और जनता उस पर रीझी, तभी वो 4 बार सीएम हुई। वो चीज उससे ज्यादा प्रखरता के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी, जनता ने जोड़ी। डिसाइसिव लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, निर्णय हो, और निर्णय में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी वर्ग को ऐसी गलतफहमी नहीं हो कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो सकती, या किसी व्यक्ति को ऐसी गलत। हम लोगों को दिल्ली में बैठ के नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आप पूर्वांचल जाइए, वहां मुख्तार के किसी छोटे से फार्म हाउस पर जब पुलिस कब्जा लेता था शासन, तो उसकी गूंज पूरे पूरब में होती थी। क्योंकि इन लोगों को इतना बड़ा देखा है पूर्वांचल ने, मुख्तार और अतीक को, समानांतर सत्ता देखी है इनकी। फिर जब लोगों ने देखा कि भाई व्हील चेयर चल के आ रहा है बांदा में, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, वहां से लोगों को लगा कि नहीं, ये लीडर है जो हमारे सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। ये एक बड़ा इशू है। केवल राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कोई रोल प्ले कर रहा था, मैं इससे सहमत नहीं ना। एक अच्छा काम था, हो गया, बड़ी बात, धन्यवाद। मेरी मान्यता है वो नहीं। सुरक्षा
जिसने बाप और मां दोनों को द्रवित किया। मां भी रीझी और बाप भी रीझा कि हमारी बिटिया की सुरक्षा है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस रिजीम। सुरक्षा तो रिलेटिव टर्म है। और ये राशन, और दूसरा योगी की कनेक्टिविटी और योगी की मेहनत करने का जज्बा। ये तीन चीजें हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतिहास पुस्तिका में अब तक का सबसे चमकदार पेज लिख दिया। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड जब आगरा के मुगल शेरेटन होटल में प्रेसिडेंशियल सूट में वो लौट रहे थे और तब जो इंतजाम के लिए जिद पकड़ लिए थे, तब वो भारत में दलितों की स्थिति के लिए चिंतित थे। आज वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे मैं दिन चार रहूं न रहूं मां तेरा वैभव अमर रहे। ये गाना गा रहे हैं शबनम पांडे, है ना, ये गाना गा रहे हैं। हमने बहुत नजदीक से देखा, इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे कि बहुत नजदीक से चीजों को मत देखो, बनती हुई मिठाई मत देखो, खा नहीं पाओगे। शैलेंद्र बाबू, मुझे लगता है आज के बाद आपका थोड़ा वो बदलेगा वैचारिक चिंतन। मैं पक्ष रखूंगा तब। नहीं अभी नहीं, मैंने बनती हुई मिठाई देखी, मैंने बैग देखे अपनी आंखों से, उनके रंग मेरे दिमाग में बस गए। ये किस इंतजाम की बात होती है? वो राष्ट्रवाद, दलित उन्नयन और समाजवाद के नाम पर। नहीं, ठीक नहीं। यह है, कौन नहीं जानता, कहने का साहस मेरे जैसा नहीं है लोगों में, इतना ही अंतर है। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे ज्यादा किस्से लखनऊ के लोगों के पास हैं। कोई नई बात बोल रहा हूं, अचरज की बात बोल रहा हूं क्या? सबको मालूम है। हमारे दोस्त है विष्णु सक्सेना, हिंदी के बड़े प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनका एक गीत है, उसकी एक पंक्ति है, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। बस सिर नहीं ला रहे। बोले कौन सिर हिलाए फंसे? अग्निहोत्री जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हमने हर पर्दे को हटा के देखा है और लाख टके की बात, दुनिया की बात मैं मान लूं। मैंने जिन लोगों को रिलैक्सो की चप्पल में साइकिल पर चलते देखा, वो मतलब जैसे नावेद शिको, शैलेंद्र दुबे ऑटो नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, उतना पैसा की समस्या आ जाएगी, वैसे चार्टर्ड से उड़ रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माण से पैसा आता है, दलित चिंतन से आता है, ये लोहिया चिंतन से आता, किससे आता हमको बताओ, मैं भी करना चाहता हूं वो चिंतन। वो मंत्र तो दो भाई, इनको शैलेंद्र दुबे को दे दो। वो मंत्र तो दो यार। जिले के 8 थानों में आपका नाम दर्ज है और आप अरबों खेल रहे हो। दरोगा कह रहा भैया पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे, कई बार जेल गए। एक सज्जन है, शायद नावेद शिको ने कभी किससे सुना हो, शबनम जी, वो पहले गांव में, सुन लो सुरेश जी, पहले वो गांव में साइकिल पर बकसिया लगती थी टीन की आगे, देखे हो नावेद शिको? बकसिया लगती थी। शबनम आपने देखा है? पुराने दौर में देखा होगा।
जब बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं जरूर टकराए होगी वो साइकिल, ठीक। और उसमें एक वो भोपू आता था, उसमें आगे रबड़ का गुब्बारा सा लगा रहता था, वो लेके चूहा मार दवा बेचते थे। इतना बता दिया, कहीं भी अब बाकी समझदार आदमी बता देंगे डिटेल, नाम मैं बोलूंगा। क्या उनके खिलाफ एक जांच हुई तो कहा लोकायुक्त ने कि 10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है मौजूदा समय में। वो भी चिंतन की ही करते हैं 24 घंटे और कुछ नहीं करते, केवल गरीबों का उत्थान कैसे हो इसी चिंतन कर रहे हैं। चूहा मार दवा बेचते बेचते इतने बड़े आदमी हो गए। एक सज्जन है, वो पार्किंग का ठेका लेते थे और छोटी मोटी गुंडाई करते थे। शैलेंद्र जी, पार्किंग का ठेका लेते थे, छोटी मोटी गुंडाई करते थे। क्या कई पार्टियों में हुआ है, अब शबनम जी की पार्टी में है, तो उनके घर के अंदर चौपर उतरने के लिए हवाई पट्टी स्ट्रिप है। अब सोच लीजिए घर कितना बड़ा होगा। क्या वो भी कह रहे दादा आपके चरणों का आशीर्वाद है, बस राष्ट्र चिंतन में ही जीवन कट रहा है। मैंने कहा यार ऐसा राष्ट्र चिंतन हमको नहीं बताते तुम लोग, हमको चाय पिला के टरका देते हो, बहुत होगा तो 2 बिस्कुट खिला दोगे, पैर छू लोगे, भैया धन्य हो गए आप आ गए। क्या इसके आगे कोई मंत्र नहीं बताता। मैं हर पार्टी मेरे मित्र में सबसे पूछता हूं कि यार चाय मैं पिला दूंगा, मंत्र तो बताओ। मंत्र ये कौन सा मंत्र है? ये कौन सा कीलक मंत्र है? कौन सा बीज मंत्र है? कौन सा शावर मंत्र है? कौन से तंत्र की कौन सी विधा है जो मोटरसाइकिल चोर को अरबपति बना दे, जो चूहा मार दवा बेचने वाले को 10,000 करोड़ का मालिक बना दे? क्या है? और फिर आप कहते हो कि नहीं जी कोई सवाल नहीं उठाए। ये क्लब है, क्लब, इसमें मेज बदलती है शैलेंद्र जी, बाकी कुछ नहीं बदलता। अभी इस मेज पर बैठे, फिर उस पर बैठेंगे, फिर उस पर बैठेंगे, उसी में घूमना है, वहीं रहना है। एक क्लब है, सबको सबकी मालूम है। क्या एक और सज्जन है, वो दोनों दलित चिंतन की सरकार और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे। क्या वो एक बार अपने नॉमिनेशन में गए, ठेठ गांव में है मामला उनका, ठेठ मतलब उत्तर प्रदेश का भी सबसे पिछड़ा इलाका। तो उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि कोई भी ये छोटी गाड़ी नहीं, ओनली BMW और मर्सिडीज और 127 कारें थी। क्या BMW मर्सिडीज 127। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इति श्री रेवा खंडे पंचम अध्याय। शैलेंद्र दुबे जी, इसीलिए राजनीति इतनी महान है। जिसको देखो सो सियासत करना चाहता है, उसका मन टोटे टोटे हो रहा। कह रहा भाई साहब किसी पार्टी में लगवा दो, है बस विजिटिंग कार्ड में फूल बन जाए, साइकिल बन जाए, पंजा बन जाए, हाथी बन जाए, बाकी हम सब कर लेंगे खुद। कौन बेवकूफ भाई जो पढ़ाई में आंखें फोड़े इलाहाबाद में, है कौन करे ये? जब इतना सस्ता, सुंदर और सुलभ सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र राजनीति हो गया। 8 सिद्धि नवो निधि दाता। राजनीति 8 सिद्धियां और 9 निधियों देने वाली हो गई। इसीलिए दल बदलू पनपते हैं। उनकी भाषा सुनिए, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। ये बात सुरेश जी मुझसे बेहतर जानते हैं, अनुभवी आदमी है। शबनम जी भी जानती हैं। अरे भाई बारात शादी ना की, बारात तो करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताएं देखती हैं, दुनिया में रहती हैं। वो लोग बड़े सहज रूप से कहते हैं कि भाई साहब आप, हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अब ये है कि आप बताओ भाई हमको ये चीज चाहिए, आप मिठाई बताओ, बात खत्म करो, लंबी कहानी नहीं। आज तक किसी ने कहा इस तरह की चर्चा में कि आपका घोषणा पत्र क्या है? नावेद भाई नहीं ना? किसी ने कहा कि आप मुझे दीनदयाल जी का आध्यात्म एकात्म मानववाद की पुस्तिका दो पढ़ने के लिए?
या किसी पार्टी ने कहा कि पहले हमारे फाउंडर की वैचारिक गुरु की किताब पढ़ के आइए? नहीं ना, वो पश्चिम वाले दंपत्ति हैं, वो ताल ठोकते, वो कहते कोई सरकार आ जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक की आ जाए, हमको क्या चिंता, चाय जिंदा रहनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उनका बड़ा काम है। राजनीति को इतना सस्ता बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि ऐसे ऐसे छिछोरे दावा करने लगे कि जो बताओ सो करा दें, और कुछ करा भी लाते हैं। कोई भी बंगाली बाबा तब तक नहीं पूछता जब तक कुछ उसके दिए जंतर मंतर से काम ना हो। तो अगर राजनीति के बंगाली बाबा पूज रहे हैं तो कुछ तो उनका जंतर काम कर रहा है ना। यहीं से समस्या है भारत में, ये दूर हो जाएगी। राजनीति को व्यवसाय की तरह आप नहीं लें। राजनीति को व्यवसाय की तरह लेंगे तो राजनीति में शुचिता नहीं बचेगी। कुछ ने राजनीति को ही पूरा व्यवसाय बना लिया, कुछ ने इतनी समझदारी की कि अपने व्यवसाय का उत्प्रेरक तत्व राजनीति को बना लिया कि भाई हमारा धंधा अच्छा चलता रहेगा इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसा मुझे कोई अकल का अंधा नहीं मिला जिसने कहा भाई साहब समाज बनाने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं।